चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर सेकंड में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या देखा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इनकम को अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कंप्यूट करना है तो दो कंडीशन पूरे होने चाहिए। एक कि डेट शुड बी कैपिटल एसेट की कैपिटल एसेट होना चाहिए एंड सेकंड डेट शुड बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट की कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। फिर कैपिटल एसेट का मीनिंग मैंने बताया था। कैपिटल एसेट का मतलब क्या? तो कैपिटल एसेट का मतलब एवरी काइंड ऑफ एसेट, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल, सिवाय पांच एसेट के जिसको कैपिटल एसेट नहीं बोलते। जैसे मूवेबल पर्सनल एसेट हुआ, कार, बाइक, फर्नीचर, ये सब एसेट है लेकिन इसको कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। सेकंड था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एसेट है लेकिन कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद एस से था स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद जी से था गोल्ड बॉन्ड, उसके बाद एस से था स्पेशल बेरर बॉन्ड। तो ये पांच ऐसे एसेट थे कि एसेट थे लेकिन इसको कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। और जब कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे तो अगर कोई ट्रांसफर करता है मूवेबल पर्सनल एसेट को, या कोई ट्रांसफर करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड को, या कोई ट्रांसफर करता है गोल्ड को, ट्रांसफर करने का सेल करना, तो ये सब केसेस में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। क्योंकि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कंप्यूट करने का कंडीशन है कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अब जो चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है और उसका ट्रांसफर भी होगा फिर भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद है उसके बाद था हमारा कि कुछ ऐसे मूवेबल पर्सनल एसेट है कि जिसको कैपिटल एसेट बोलते हैं और उसके ट्रांसफर पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। वो कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था कि ज्वेलरी, सेकंड था ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, और तीसरा था आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन की ये सब ऐसे मूवेबल पर्सनल एसेट है, इसको कैपिटल एसेट बोलते थे और इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। फिर हमने देखा था ट्रांसफर का मतलब एक हम बहुत सारे तरीके से ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल एसेट का, लेकिन एक बेसिक तरीका है जो हमको फॉलो करना है वो है कि सेल। कि जब कोई अपना सेल करता है कोई भी एसेट तो वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है और इसको हम बोलते हैं कि ट्रांसफर। और सेल के केस में जो पैसा मिलता है सामने वाले कस्टमर से या बायर से उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब सेल के केस में जो भी पैसा सामने से मिलेगा, नॉर्मली जो सेलर होता है सेलिंग प्राइस पे अपने एसेट को बेचेगा, तो जो सेलिंग प्राइस मिलेगा उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब हमको देखना ये लेक्चर में कि कितने तरीके के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होते हैं। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले मैं आपको बताता हूं कि दोनों का मतलब क्या, फिर मैंने जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो किसी के पास घर है तो घर कैपिटल एसेट है, ठीक है, घर कैपिटल एसेट है, ठीक है, ओके। उसके बाद मान लो किसी ने अपने घर को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर माने कि मानो कि सेल किया, कितने में सेल किया? 10 लाख में। तो किसी ने अपने घर को सेल कर दिया 10 लाख रुपीस में। तो जैसे ही कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया कि देयर वाज कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर भी कर दिया कैपिटल एसेट का। तो अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालना होगा। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालने के टाइम पे देखना होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है। अब ये कैसे पता चलेगा शॉर्ट टर्म निकालना है कि लॉन्ग टर्म? ये देखने का कि ये जो घर है या जो भी एसेट है वो खरीदा कब। तो मान लेते हैं कि ये घर खरीदा था 1 जनवरी 2019 को और देखने का उसको बेचा कब, ट्रांसफर कब किया। तो मान लेते हैं कि इसको बेचा 31 दिसंबर 2019 को, जनवरी के महीने में खरीदा, दिसंबर के महीने में बेच दिया। या सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि ये घर खरीदा था 1 जनवरी 2015 को और इस घर को बेचा 31 दिसंबर 2019 को। 2015 में खरीदा और 2019 में बेचा। तो अब इनकम टैक्स के अंदर रूल क्या बोलता है कि तुम्हारे पास कैपिटल एसेट है, तुमने कैपिटल एसेट को सेल किया, ट्रांसफर किया, या तो तुमको निकालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो निकालना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन शॉर्ट टर्म कब निकलेगा और लॉन्ग टर्म कब निकलेगा? अगर एसेट खरीदा और उसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एसेट खरीदा और उसको अगर 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे 2019 में खरीदा, 2019 में बेच दिया, उसी साल बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 2019 में खरीदा, 2020 में बेचा, एक ही साल बाद बेच दिया तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 2015 में खरीदा और 2019 में बेचा तो 15 पूरा यूज किया, 16 पूरा यूज किया, 17 पूरा यूज किया, 18 पूरा यूज किया, 19 में लास्ट में जाके बेचा, मतलब 4-5 साल के बाद बेचा। तो कभी भी एसेट खरीदा और एसेट बेचा अगर उसके बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
और 3 साल से कम का गैप है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये देख लेने का कि एसेट कब खरीदा और उसको कब बेचा। अगर दोनों के बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप है, 36 मंथ से ज्यादा का गैप है, तो वहां पे आएगा अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 3 साल से ज्यादा का गैप है तो, और 3 साल से कम का गैप है तो वहां पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो किसी ने भी आज अगर एसेट खरीदा और 3 साल के बाद बेचेगा तो क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और किसी ने भी आज कैपिटल एसेट खरीदा और 3 साल के अंदर बेच दिया तो क्या निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कोई भी एसेट अगर विद इन द 3 इयर्स बेचते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, मतलब आज खरीदा, आज मान लो डेट ऑफ परचेज है, और विद इन 3 ईयर मतलब 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो क्या निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आज अगर डेट ऑफ परचेज है और उसके 3 साल के बाद अगर मैं एसेट को बेचूंगा तो उसको वहां पे क्या कंप्यूट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यही यहाँ पे बोला है, मान लो किसी के पास कैपिटल एसेट है, उसने अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया। अगर उसने अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है डेट ऑफ परचेज। अगर जिस दिन एसेट खरीदा और उसके 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर का मतलब 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो वहां पे क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर किसी के पास कैपिटल एसेट है और उसने अपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया, सेल किया, कब ट्रांसफर किया, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन खरीदा था, जिस दिन एक्वायर किया था, परचेस किया था, अगर उसके 3 साल के बाद बेचेगा तो वहां पे आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कोई भी अगर कैपिटल एसेट है, अगर उसको ट्रांसफर करते हैं विद इन 3 ईयर मतलब 3 साल के अंदर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर उसको ट्रांसफर करते हैं 3 साल के बाद तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है। तो किसी के पास अगर कैपिटल एसेट है और अगर हमने उसका ट्रांसफर किया 3 साल के अंदर, मतलब जब खरीदा और उसके 3 साल के अंदर अगर ट्रांसफर किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जब भी कैपिटल एसेट खरीदा और उसके 3 साल के बाद अगर बेचा या ट्रांसफर किया तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसे भी केसेस है, मतलब कुछ ऐसे एसेट है कि जहां पे खाली एक ही साल का टाइम देखा जाता है, मतलब वहां पे तुमने 12 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले ये समझ गया, एक काम करो यहां से यहां तक कॉपी कर दो, फिर मैं आपको उसके नीचे 1 साल और बताता हूं, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है, 3 साल का, कि कोई भी एसेट खरीदा 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 साल का मतलब 36 मंथ्स, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके नीचे का बताता हूं, ठीक है। तो आपने इतना कॉपी कर लिया। तो अब तक मैंने क्या बताया कि किसी ने भी अगर एसेट खरीदा और अगर उसको विद इन 3 ईयर मतलब 3 साल के अंदर अगर ट्रांसफर करता है, बेचता है, तो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद बेचेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कुछ ऐसे एसेट है कि जहां पे खाली 12 महीने का टाइम देखने का, यहाँ पे कितने महीने का टाइम देखा, 3 साल का, 36 महीने का। लेकिन कुछ ऐसे एसेट है कि जहां पे खाली 1 साल का टाइम देखते हैं, 12 महीने का, कि आज खरीदा और 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल के बाद अगर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे क्या बताया था, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट है कि जिसको 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बोला है for the following asset gain will be long term capital gain if they are transferred after 1 year from the date of acquisition। बोलता है कुछ ऐसे भी एसेट हैं कि जहां पे खाली 1 साल का टाइम होता है कि 1 साल के बाद अगर तुम वो एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये कौन कौन से एसेट है, नंबर 1 पहला एसेट है शेयर्स ऑफ द कंपनी। मान लो तुमने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है, कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करता है, जब उनको पैसा चाहिए होता है, तो मान लो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, और हमने किसी का शेयर खरीदा और अगर हमने इसको 12 महीने के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के अगर बाद बेचा, मान लो 13 महीने में, 14 महीने में, 15 महीने में, तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद है सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड अंडर स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिवेंचर, ये सब, और जो भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे मिलता है, मतलब स्टॉक मार्केट पे, शेयर्स या डिवेंचर। अगर हमने कोई भी सिक्योरिटी खरीदा, शेयर्स या डिवेंचर, और अगर हमने उसको 12 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में भी आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने के बाद ट्रांसफर किया तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। मैंने बताया था यूटीआई म्यूचुअल फंड का मतलब है, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड म्यूचुअल फंड। ये लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे पास पैसा है और हमको नहीं समझ रहा है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये हमसे पैसा लेता है और हमारे पैसे को अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है।
फिर अगर शेयर्स पे कुछ रिटर्न आता है तो कुछ पैसा यूटीआई म्यूचुअल फंड अपने पास रखते हैं एज अ कमीशन और बाकी का पैसा वो हमको देते हैं। तो अगर हमने किसी यूटीआई या म्यूचुअल फंड का कोई भी यूनिट्स खरीदा है और 12 महीने के अंदर अगर ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, उसके बाद है जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स का मतलब मैंने बताया था कि नॉर्मली कोई भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, तो बॉन्ड्स में जो भी इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स के ऊपर अपने को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो किसी ने अगर जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा है और अगर उसको 12 महीने के अंदर बेचेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 12 महीने के बाद बेचेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। नॉर्मल केसेस क्या होता है, अगर एसेट है और 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद ट्रांसफर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कुछ ऐसे एसेट है जिसको अगर 1 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। और वो ऐसे कौन कौन से, शेयर्स ऑफ द कंपनी या सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड या तो जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये सब ऐसे एसेट्स हैं कि जिसको 12 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इतना तो आपने कॉपी किया था, चलो इसको भी कॉपी कर दो, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं उसके आगे। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो नोट को। और यहाँ पे एक था जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंट रेट पे इशू किया जाता है। डिस्काउंट रेट पे इशू करने का मतलब, मान लो बॉन्ड का कीमत है 100 रुपया, ठीक है, लेकिन बॉन्ड अपने को मिल गया 90 रुपए में, लेकिन जब हम बेचेंगे तो 90 में नहीं बिकेगा, तब कितने बिकेगा, 100 में। तो मतलब खरीदा डिस्काउंट पे और जब उसको बेचा, मतलब जब वो मैच्योर हुआ तो मैच्योर हुआ फेस वैल्यू पे। तो इस ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया विद इन 3 ईयर या विद इन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है। और अगर हमने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया आफ्टर 3 ईयर नॉर्मल केस में और इस केस में आफ्टर 1 ईयर तो क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट क्या है। तो मान लो कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर किया, या तो निकलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये एसेट्स में 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मान लो कोई है मिस्टर एक्स ने अपना घर सोल्ड किया, ठीक है, घर सोल्ड करके उसको कितना मिला, 10 लाख। अब घर सोल्ड करके जो उसको 10 लाख मिला तो ये 10 लाख उसका क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो ये 10 लाख हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो घर था इसने खरीदा था 1 जनवरी 2019 को और सेल कर रहा है 31 मार्च 2019 को, सेम ईयर सेल कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब कि सेलिंग प्राइस 10 लाख रुपया हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हो सकता है कि जब मिस्टर एक्स अपना घर बेच रहा था तो वो टाइम पे मिस्टर एक्स का कुछ खर्चा लगा, कोर्ट का पेपर ये सब का खर्चा लगा। हम मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स का कोर्ट का खर्चा लगा 50,000, तो मिस्टर एक्स को घर बेच के कितना आया, 10 लाख। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिस्टर एक्स को लाओ 10 लाख पे हमको टैक्स पे करो। मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, 10 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि 10 लाख तो मेरे को मिला ही नहीं, क्योंकि जब मैंने घर बेचा तो 50,000 तो मेरे को खर्चा लग गया कोर्ट वीट का। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ठीक है 10 लाख में से 50,000 लेस कर लो, ये 50,000 को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कितना बचा, 9,50,000। ये 9,50,000 को बोलते हैं नेट कंसीडरेशन। तो नेट कंसीडरेशन कितना हो गया, 9,50,000। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिस्टर एक्स को ला 9,50,000 पे टैक्स दे। मिस्टर एक्स क्या बोलता है, क्यों दो 9,50,000 पे टैक्स, चलो मैंने अभी घर बेचा 10 लाख आया, 50,000 कोर्ट कचहरी का खर्चा लेस कर दिया, बचा कितना, 9,50,000। लेकिन मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, अभी मैं घर बेच रहा हूं और मेरे को पैसा आ रहा है तो तुम मेरे से टैक्स मांग रहे हो। जब मैंने घर खरीदा था तो वो मैं क्या करूं, मान लो कि मिस्टर एक्स क्या बोलता है गवर्नमेंट को, मैंने घर बेचा 10 लाख रुपया आया, लेकिन जब मैंने घर खरीदा था 1 जनवरी को 2019 को तो मैंने घर खरीदा था 5 लाख का, वो कहां गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जितने भी घर खरीदा था वो भी लेस कर दो। तो 9,50,000 में से मिस्टर एक्स ने कितना लेस कर दिया, 5 लाख। ये कौन सा पैसा है, तो जितने में उसने घर खरीदा था इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट कंसीडरेशन में से और उसने 5 लाख लेस कर लिया जितने में घर खरीदा था।
अब गवर्नमेंट उसको क्या बोलता है, 9,50,000 में से 5 लाख गया, कितना बचा, 4,50,000 बोलता है, 4,50,000 पे टैक्स दे। मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, नहीं 4,50,000 पे भी नहीं दूंगा। मिस्टर एक्स क्या बोलता है, जनवरी में घर खरीदा था, 5 लाख में एकदम भंगार घर था, मैंने घर को एकदम अच्छे से बनाया, पूरा रिपेयरिंग किया, सब कुछ किया, और वो रिपेयरिंग में मेरा 2 लाख रुपए खर्चा हो गया, उसका क्या करूं? तो गवर्नमेंट बोलता है रिपेयरिंग में खर्चा हो गया तो एक काम करो, वो भी तुम लेस कर दो। रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ था, 2 लाख, तो वो भी 2 लाख यहाँ 4.5 लाख में से लेस करेगा। ये 2 लाख को क्या बोलेंगे पता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो लेस किया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब 4.5 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 2,50,000, ये उसका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब निकलता है, 3 साल के अंदर कोई एसेट को बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। पहले लेंगे सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से क्या लेस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस की बेचने के टाइम पे कितना खर्चा लगा, लीगल चार्जेस, ये सब, फिर बचता है नेट कंसीडरेशन, उसमें से क्या लेस कर सकता है एसएससी, कितने में खरीदा था एसेट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर क्या लेस कर सकता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कि हो सकता है एसेट खरीदने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट किया हो कुछ, फिर जो बचेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब हम देखते हैं, मान लो मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था 1 जनवरी 2015 को, बेचा कब, 31 दिसंबर 2019 को, 3 साल से ज्यादा का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सबसे पहले यही आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितने में बेचा, 10 लाख में बेचा तो 10 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। वहां पे भी लेस होता है ट्रांसफर एक्सपेंस की, बेचने के टाइम पे कितना खर्चा लगा, तो 50,000 का खर्चा लगा था, तो कितना बच गया, 9,50,000, तो वो हो गया नेट कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस लेस होता है तो बचता है नेट कंसीडरेशन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नेट कंसीडरेशन से क्या लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे नेट कंसीडरेशन में से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बोलोगे सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या, अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझ में आता है कि जनवरी में घर खरीदा, दिसंबर में बेचा, तो घर का दाम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा। अरे पैसे का वैल्यू बहुत चेंज होता है, जैसे आज अगर 10,000 का जो वैल्यू है, 10 साल के बाद उसका वैल्यू उससे कम होगा। जैसे आज मेरे को 10,000 में कोई भी चीज मिलता है तो 10 साल के बाद वही चीज मेरे को हो सकता है 1 लाख रुपए में मिले। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसे का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे मान लो कि 2015 में जब मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था, तो 2015 में मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था 2 लाख में। ठीक है, तो मान लो कि 2019 में उसने 10 लाख में घर बेचा, ट्रांसफर एक्सपेंस लेस किया, नेट कंसेशन कितना है, 9,50,000। गवर्नमेंट क्या बोलता है मिस्टर एक्स को, ना 9,50,000 तो मेरे को टैक्स दे। मिस्टर एक्स बोलता नहीं दूंगा, मैंने घर खरीदा था, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, घर कितने में खरीदा था, तो मिस्टर एक्स बोलता है 2 लाख में, तो गवर्नमेंट बोलता है 2 लाख लेस कर दो। अब खाली अगर 2 लाख लेस करता तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को बोला 2 लाख रुपया लेस कर दो, अरे छोड़ो 2015, हम अजम्पशन करते हैं कि इसने घर खरीदा 1 जनवरी 2008 को। अब 1 जनवरी 2008 को 2 लाख में घर खरीदा, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपया लेस कर ले। मिस्टर एक्स बोलता है अभी 2020 चल रहा, मैंने 2008 में 2 लाख में घर खरीदा था, वो टाइम पे 2 लाख का जो वैल्यू था आज के वैल्यू के साथ कंपेयर करूं तो आज का जो वैल्यू होगा वो 2 लाख आज हो सकता है 3 लाख बन गया हो, 4 लाख बन गया हो, 5 लाख बन गया हो। तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा गवर्नमेंट को, मैं खाली 2 लाख लेस नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो खाली 2 लाख लेस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन मिस्टर एक्स बोलता है 2008 में 2 लाख रुपया खर्चा किया था, अभी तक तो उसका वैल्यू बढ़ गया, तो अभी तक उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो बढ़ा हुआ वैल्यू यहाँ पे लेस करेंगे और उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लेस करेंगे ICOA। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो नोट नंबर 1 वहां पे है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि कितने में खरीदा, तो कितने में खरीदा था 2 लाख में, तो 2 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर, उसको मल्टीप्लाई करने का इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, देखने का कौन से ईयर में ट्रांसफर कर रहा है। मान के चलते हैं कि इसने ट्रांसफर किया 2020 और 21 में, छोड़ो 20 और 21, ये देखो 31 दिसंबर 2019 को ट्रांसफर कर रहा है। अब 31 दिसंबर 2019 कौन से ईयर में आएगा, तो ये आएगा 19, ये आएगा 19 और 20 में। ठीक है, ये आएगा 1920 में, तो 1920 हो गया तुम्हारा ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो 2 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर, 1920 हो गया तुम्हारा ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920, एंड नीचे क्या आएगा
इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज कि कौन से ईयर में परचेज किया। तो देखो 1 जनवरी 2008 को परचेज किया था, 1 जनवरी 2008 कौन से ईयर में आएगा, 8 और 9 में। तो 8 और 9 था तुम्हारा ईयर ऑफ परचेज, बराबर। अरे ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से एंड कब होता है, 31 मार्च पर, ठीक है। अब ये था ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये था ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स यहां लेंगे और ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्स यहां लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स सारे ईयर्स का यहाँ पे लिख के दिया है। अब देखो 19 और 20 का इंडेक्स क्या है, 289, ठीक है। और 2008 और 9 का इंडेक्स क्या है, 2008 और 9 का इंडेक्स है 137। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 137। इसका मतलब क्या, 2008 और 9 में 137 जो वैल्यू था पैसे का, 2019-20 आते आते वो कितना हो गया, 289। सिंपल सा मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया है कि 2001 और 2 में पहली बार इंडेक्स लिया था 100 रुपीज, पहले 80, 81, 82 था, अब उसको चेंज करके 2001 और 2 कर दिया। मतलब कि पैसे का वैल्यू मान लो कि 100 रुपया था 2001 और 2 में, 2002 और 3 में वो 100 रुपया कितना हो गया, 105, 2003 और 4 में 100 रुपया कितना हो गया, 109, और 2019-20 आते आते वही 100 रुपया कितना हो गया, 289। इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। अरे जो चीज 2008 और 9 में 2 लाख में मिलता था, थोड़ी मिलेगा 2 लाख में, क्योंकि महंगाई हो गया। सिंपल सा बात है, 2001 और 2 में जो चीज 100 रुपए का था और 2019-20 में वो चीज कितने का है, 289 का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 2 लाख था। इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से में ट्रांसफर किया, तो 19 और 20 में, वो ईयर का इंडेक्स क्या होगा, वो ईयर का इंडेक्स होगा 289 डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ परचेस कि कौन से ईयर में परचेस किया, तो परचेस किया था 8 और 9 में, वो ईयर का इंडेक्स क्या होगा, 137, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। तो जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो नेट कंसीडरेशन में से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नेट कंसीडरेशन में से क्या लेस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या कि 3 साल के अंदर ही बेचा, तो 3 साल में पैसे का वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। जैसे यहीं पे देख लो 100 रुपया आने वाले 3 साल में 113 ही हुआ, लेकिन 10 साल 20 साल बीतने के बाद 100 रुपया कितना हो गया, 289, बहुत डिफरेंस हो गया। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नेट कंसीडरेशन में से खाली लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नेट कंसीडरेशन में से लेस क्या करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज। फिर और आगे गया, मान लेते हैं कि 9.5 लाख में से 2 लाख रुपया तो नहीं लेस किया मिस्टर एक्स ने, मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने 4 लाख लेस किया, तो 9 लाख 9.5 लाख में से 4 लाख गया, कितना बचा, 4,50,000। गवर्नमेंट बोलता है ना भाई 4,50,000 पे टैक्स दे। अब क्या बोलेगा मिस्टर एक्स, यारे मैंने घर के अंदर इंप्रूवमेंट भी किया था, तो गवर्नमेंट बोलेगा कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया था और कितने का किया था। तो मान लो मिस्टर एक्स ने बोला कि मैंने 1 लाख का इंप्रूवमेंट किया था साल 2009 और 10 में, 2009 और 10 में मैंने 1 लाख का इंप्रूवमेंट किया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 1 लाख लेस कर लो। मिस्टर एक्स बोलेगा 1 लाख नहीं लेस करूंगा। क्यों नहीं लेस करूंगा, अरे 1 लाख रुपया 2009-10 में खर्चा किया था, अभी चल रहा है 2019 और 20, अभी तक 1 लाख का वैल्यू 1 लाख थोड़ी रहेगा, 10 साल हो गया। तो फिर से ये क्या निकालेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी सेम फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जैसा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना बोलो, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था, 1 लाख, मल्टीप्लाई करने का कौन से ईयर में एसेट को ट्रांसफर किया, तो एसेट को कौन से में ट्रांसफर किया, 19 और 20 में, और 19 और 20 का इंडेक्स क्या है, 19-20 का इंडेक्स देखो यहाँ पे 289 बराबर। उसको डिवाइड करने का इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया, तो कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया है, 2009 और 10 में, तो 2009 और 10 का इंडेक्स लेंगे, और 2009 और 10 का इंडेक्स क्या है, तो 2009 और 10 का इंडेक्स है 148, ठीक है, समझ में आया। और फिर नेट कंसीडरेशन में लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों का फॉर्मूला नोट नंबर 1 एंड 2 में हमने देख लिया, ठीक है। फिर जाके मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये इंडेक्स मैंने लिखा था यही सब समझाने के लिए, ठीक है। कभी-कभी क्वेश्चन में इंडेक्स दिया भी होता है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा इंडेक्स कि 2001 और 2 का इंडेक्स क्या था, 2-3 का क्या था। तो क्वेश्चन में डेट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि कौन से ईयर में एसेट खरीदा, कौन से ईयर में बेचा। अगर खरीदने और बेचने के बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से कम का गैप है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसीडरेशन,
लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तब आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में कितना मिला पैसा, सेलिंग प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस फिर आएगा नेट कंसीडरेशन, उसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन से ईयर में ट्रांसफर किया कौन से ईयर में परचेज किया, वही ईयर का इंडेक्स लेना है। ठीक है, इंप्रूवमेंट के केस में भी सेम कि कौन से ईयर में ट्रांसफर किया कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया, उसी ईयर का इंडेक्स लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का। उसके बाद नोट नंबर 1 एंड 2 हमने देखा। ठीक है, नोट नंबर 1 एंड 2 हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसका फार्मूला देखा। फिर हमने इंडेक्स देखा। इसके आगे भी कुछ नोट्स है, तो पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो यहां से लेके यहां तक, फिर मैं आगे के नोट्स लिखता हूं, फिर मैं आपको बोलता हूं कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो डियर स्टूडेंट, तो यहां तक आपने कॉपी कर लिया नोट नंबर 2 तक कि कैसे निकालते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर हमने इंडेक्स देखा अलग अलग ईयर्स का। अब देखो यहाँ पे 2001-2 का इंडेक्स है 100, 2-3 का इंडेक्स है 105, 3-4 का इंडेक्स है 109। ये सब इन्फ्लेशन के वजह से तो महंगाई बढ़ते जाता है साल दर साल। ठीक है, हर साल महंगाई इंक्रीज होते जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, इसके लिए हर साल जो पैसे का वैल्यू 100 रुपए था 2001 और 2 में, वही 100 रुपए का वैल्यू 2019 और 20 में आता है, कितना हो गया 289। ठीक है, और ये सब जो यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है ऐसे फॉर्मेट में 2001-2 या लास्ट में लिखा है कि 2019 और 20। ठीक है, तो ये जो होता है ये जो ईयर्स है ये सारे के सारे ईयर्स स्टार्ट कब से हुआ होगा, तो 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002। सेकंड है 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2003। ऐसे ऐसे करके अप्रैल टू मार्च का वो सब ईयर्स है। ओके, अब मैंने क्या बताया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा तो ये फॉर्मेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने को लेस क्या करना होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इक्वल टू इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स शेयर ऑफ इंप्रूवमेंट। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई है जिसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अपना घर परचेज किया। कब परचेज किया, तो 1 अप्रैल 1999 को। अब 1 अप्रैल 1999 सबसे पहले तो कौन से ईयर में आता है ये पहचाना जरूरी है। तो 1 अप्रैल 1999 कौन से ईयर में आता है, 99 और 2000 इस ईयर में आता है। ठीक है, अब मिस्टर राम ने क्या किया, अपने घर को सोल्ड किया। कब सोल्ड किया, तो 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर 2020 कौन से ईयर में आता है, तो यह आता है 20 और 21। ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर हम 20 नहीं लेते हैं, 31 दिसंबर 2019 ये कौन से ईयर में आता है, तो यह आता है अपना ईयर 19 और 20 में। और कितने में सोल्ड किया, तो मान लेते हैं कि इसने सोल्ड किया 20 लाख। ठीक है, अब परचेस कब किया था, 1 अप्रैल 1999 को। सोल्ड कब कर रहा है, 31 दिसंबर 2019 को। बहुत गैप है, 10-20 साल का गैप है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेते हैं कि जब इसने अपना घर बेचा था वो टाइम पे इसके कुछ खर्चे लगे, लीगल चार्जेस कोर्ट कचहरी का खर्चा 1 लाख, ये हो गया ट्रांसफर एक्सपेंस। 20 लाख हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 20 लाख। ठीक है, ट्रांसफर एक्सपेंस कितना हो गया 1 लाख, नेट कंसीडरेशन कितना बचा 19 लाख। बराबर, 1 लाख रुपए बेचने के टाइम पे खर्चा लगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा बेचने के टाइम पे लगता है तो उसको लेस करते हैं, खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा लगता तो उसको इसमें ऐड करते हैं एसेट के वैल्यू में। ठीक है, चलो एसेट के वैल्यू में ऐड करते हैं, खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है तो। अब हम मान लेते हैं कि जब इसने 99-2000 में प्रॉपर्टी परचेज किया था वो टाइम पे प्रॉपर्टी इसने परचेज किया था 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख में परचेज किया था 1 अप्रैल 1999 को, क्या वो 2 लाख आके 2 ही लाख होगा, नहीं, वैल्यू बहुत बढ़ चुका होगा। तो अब ये नेट कंसीडरेशन में से लेस क्या करेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बराबर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय जो ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स, तो कौन से ईयर में ट्रांसफर किया 1920 में, तो 1920 में ट्रांसफर किया, 1920 का इंडेक्स हमको यहां से मिलेगा 289 अपॉन जो ईयर में परचेस किया वो ईयर का इंडेक्स, तो परचेस कौन से ईयर में किया 99 और 2000, 99 2000 में परचेस किया। अब 99 2000 का इंडेक्स यहां पे लेना है, 99 2000 का इंडेक्स है क्या 2001 और 2 से है, समझे 2001 और 2 से अपना इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, 2001 और 2 से स्टार्ट हुआ मतलब 2000 और 2001 इसका भी इंडेक्स नहीं है, तो 99 और 2000 का इंडेक्स कहां से आएगा। अब बोलोगे सर फिर कैसे निकलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दे, नहीं वो गलत है, यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे या ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो उसके लिए दिया है नोट नंबर 3, इफ एसेट्स परचेज बिफोर 1/4/2001, अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई एसेट खरीदा है तो उस केस में क्या करने का, अरे यहाँ पे भी 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है कि नहीं, 1 अप्रैल 1999 में खरीदा, तो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है, तो जब 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई एसेट खरीदेंगे तो उस केस में क्या करने का, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो करते जाओगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मिल जाएगा, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर मिल गया 289, लेकिन इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज मिलेगा क्या, परचेज किया 99 2000 में, कहां पे इंडेक्स नहीं है, तो ऐसे केसेस में करेंगे क्या, तो ऐसे केसेस में जो यहाँ पे आएगा तो वो तो हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, if any asset acquired before 1/4/2001 then, अगर कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा तो क्या करने का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, मतलब कितने में एसेट खरीदा, तो कितने में एसेट खरीदा 2 लाख, बराबर 2 लाख में एसेट खरीदा था और 2 लाख में एसेट खरीदा, फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 कि 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट का, मतलब जो 2 लाख में एसेट खरीदा 1 अप्रैल 1999 को, तो 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट का कितना वैल्यू था, तो मान लेते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ एसेट था, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था 2 लाख, अरे बराबर 2 लाख में एसेट खरीदा था, और जब हमने कंपेयर किया 1 अप्रैल 2001 को तो उस दिन पे एसेट का वैल्यू था 2,20,000, तो ये 2,20,000 और ये 2 लाख दोनों में से ज्यादा क्या है 2,20,000, तो ये 2,20,000 को हम यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख नहीं लेंगे, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे 2,20,000, बोला है ना कि अगर कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदते हो तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, तो 2 लाख का अपने केस में था ना 2 लाख, और 1 अप्रैल 2001 को कितना वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू, तो 2,20,000, दोनों में से ज्यादा क्या है 2,20,000, तो अब हम यहाँ पे लेंगे 2,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर तो 289 और इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज, अब इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज में 99 2000 नहीं आएगा, अब हमने कौन से ईयर का वैल्यू लिया है 2001 का, तो 2001 और 2 का इंडेक्स आएगा, 2001 और 2 का इंडेक्स कितना है 100, ठीक है, फिर हमको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो समझ में आया, कभी भी एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो नहीं लेने का, क्यों नहीं लेने का, क्योंकि वो अगर तुम ले भी लोगे जिस ईयर ट्रांसफर किया वो इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन जिस ईयर परचेज किया उसका इंडेक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो पहली बार इंडेक्स कब बना 2001 और 2 में, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट को कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ये दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो लेने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करने का जो ईयर में ट्रांसफर किया उसके इंडेक्स से और डिवाइड करने का 100 से, मतलब जो सबसे पहला हमने इंडेक्स लिया था 2001 और 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई इंप्रूवमेंट किया है घर के अंदर 1 अप्रैल 2001 के पहले से, क्योंकि इंप्रूवमेंट का भी तो यही फॉर्मूला है कि कितने का इंप्रूवमेंट किया मल्टीप्लाई जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स लो, तो जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स तो मिल जाएगा 1920 का 289, लेकिन मान लो जो ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट था, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट था मान लो 1999 और 2000, अब ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट है 1999 2000, तो उसका इंडेक्स है क्या, नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे वो भी बोला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001, अगर घर के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट किया है, कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा किया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उस खर्चे को कर देगा इग्नोर, यही बोला है एनी इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल एसेट बिफोर 1/4/2001 शुड बी इग्नोर, तो घर को अगर 1/4/2001 के
पहले खरीदा है तो ये लेने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये फॉर्मूला से। और अगर कोई इंप्रूवमेंट किया 1 for 2001 के पहले तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या कर देगा, इग्नोर। फिर एक्सपेंसेस, एसेट खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है तो एसेट के प्राइस में ऐड करो, और बेचने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है तो एसेट के सेलिंग प्राइस में से लेस करो, जिसको कि बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। ठीक है, क्या बोला है, इफ एनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज देन इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। कोई भी खर्चा अगर एसेट को खरीदने के टाइम पे लगता है कमीशन का या ब्रोकरेज का, तो एसेट के कॉस्ट में उसको ऐड कर दो। And but if any expenses are incurred at the time of transfer, then it should be treated as transfer expense। लेकिन एसेट को बेचने के टाइम पे अगर कोई भी खर्चा लगेगा तो उसको उसमें से लेस करने का ट्रांसफर एक्सपेंस। क्यों? अरे मान लो मैं दुकान पे गया या कहीं भी मैं कुछ खरीदने के लिए गया, 1 लाख का चीज था, लेकिन सामने ने मेरे से कमीशन लिया 10,000, तो मेरे को वो चीज कितने मिला, 1,10,000 में। अब मेरे को कोई पूछेगा कितने में लिया तो मैं 1 लाख थोड़ी बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1,10,000। तो खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा होगा तो एसेट के कॉस्ट में ऐड करो। फिर मान लो कि मैंने वो एसेट को बेचा 2 लाख में, लेकिन जब मैंने 2 लाख में बेचा तो मेरे को कमीशन देना पड़ा किसी को 20,000, तो मेरे हाथ में कितना आया, 1,80,000। अब अगर मेरे को कोई बोलेगा एसेट बेच के कितना आया, तो मैं 2 लाख थोड़ी बोलूंगा, मैं कितना बोलूंगा, 1,80,000, क्योंकि 2 लाख में तो बेचा, लेकिन 20,000 रुपए मेरा कमीशन चले गया, ब्रोकरेज, तो बाकी जो बचा 1,80,000 वो मेरे हाथ में आएगा। तो यही बोला है, खरीदने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है तो प्राइस में ऐड कर दो एसेट के, बेचने के टाइम पे कोई भी खर्चा होता है सेलिंग प्राइस में से लेस कर दो। ठीक है, ये एक्सपेंसेस का रूल है। फिर बोनस शेयर, बोनस शेयर का मतलब कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचता है। मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा तो मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। हो सकता है कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देता है। क्यों देता है बोनस शेयर, मतलब बोनस के तौर पे शेयर्स देता है फ्री में। क्यों देता है, तो हो सकता है कंपनी को अपना रिजर्व्स कम करना हो, अपना प्रॉफिट कम दिखाना हो, तो इसके लिए वो बोनस शेयर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अब क्या बोला है, अगर किसी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिला है रिसीव बिफोर 1 for 2001, अगर किसी भी शेयर होल्डर को बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के पहले मिला है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका कॉस्ट कितना दिखाएंगे एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि नील होगा क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिलता है तो उसका कॉस्ट तो कुछ लगा ही नहीं होगा, उसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 for 2001। भले फ्री में वो शेयर मिला है लेकिन मार्केट में वो शेयर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा जिसको बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। ये दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर किसी को बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के बाद मिला है या उस दिन या उसके बाद, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा नील, कुछ ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो बोनस शेयर का मतलब जो शेयर फ्री में मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी से, अगर वो 1 for 2001 के पहले मिला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि नील होगा, उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 for 2001। और अगर हमको 1 for 2001 के बाद मिला है बोनस शेयर तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील। क्लियर है, तो ये थे हमारे नोट नंबर 6 तक। तो आज के पूरे लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। नॉर्मल केस क्या होता है, एसेट को 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 4 ऐसे एसेट है जहां पे खाली 12 महीने का टाइम लिखने का, 1 साल का, कि 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। 4 एसेट है क्या, शेयर्स या फिर कोई भी कंपनी का सिक्योरिटी जो कि स्टॉक मार्केट में मिलता है, या तो यूनिट्स ऑफ यूटी एंड म्यूचुअल फंड, या तो जीरो कूपन बॉन्ड। फिर हमने फॉर्मेट देखा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट। ठीक है, फिर हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट पहले क्या लेने का, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मतलब एसेट बेच के कितना आया उसमें से लेस करने का ट्रांसफर एक्सपेंस कि एसेट को बेचने के टाइम पे क्या क्या खर्चा हुआ, फिर बचेगा नेट कंसीडरेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी यही यहां तक स्टेप होगा, एसेट बेच के कितना आया, बेचने के टाइम पे कितना खर्चा लगा, फिर होगा नेट कंसीडरेशन। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एसेट को खरीदा था, फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कि कुछ इंप्रूवमेंट का तो खर्चा नहीं किया था एसेट पे, फिर बचेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स लेने का डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज की जो ईयर में परचेज किया वो ईयर का इंडेक्स लेने का। फिर लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की इंप्रूवमेंट का कितना खर्चा था, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स, डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उसका इंडेक्स। अगर हमने एसेट को परचेज किया 1 for 2001 के पहले तो वो टाइम पे कोई इंडेक्स था ही नहीं, फिर उस केस में क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने का एसेट था उसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू 1 for 2001। दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो हम लेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर वो लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंडेक्स शेयर ऑफ ट्रांसफर के साथ, डिवाइड करेंगे इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज। नॉर्मली इंडेक्स शेयर ऑफ परचेज इस केस में क्या होगा 100 2001 का इंडेक्स। उसके बाद अगर कोई भी इंप्रूवमेंट किया एसेट में 1 फॉर 2001 के पहले तो उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या करने का इग्नोर। फिर एक्सपेंसेस, एसेट को खरीदने के टाइम पे अगर कोई भी खर्चा किया तो उसको उसके प्राइस में ऐड करो कॉस्ट में, और एसेट को बेचने के टाइम पे अगर कोई खर्चा किया तो सेलिंग प्राइस में से उसको लेस करो एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस। फिर लास्ट में बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब जो फ्री में शेयर्स मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसको बोलते हैं बोनस शेयर। अगर किसी को बोनस शेयर 1 फॉर 2001 के पहले मिला और वो अगर अपने बोनस शेयर को बेचता है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि नील होगा क्योंकि फ्री में मिलता है बोनस शेयर, उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 1 फॉर 2001 व्हिच एवर इज हाई। और अगर किसी को बोनस शेयर 1 फॉर 2001 के दिन या उसके बाद मिला है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नील, अगर बोनस शेयर को सेल करता है तो ये आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो आप लोग ने यहां तक तो कॉपी कर लिया था, बाकी ये साइड का कॉपी कर लो, नोट नंबर 3 4 5 एंड 6। बाकी इसके आगे का थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे। तब तक आप लोग इतना रिवाइज करके रखना, और इतने में अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैसेज पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पहले का ही था, ये तो आपने लिखा हुआ है यहां तक, खाली इसको कॉपी कर दो, न्यू है नोट नंबर 3 4 5 एंड 6। क्लियर है, कॉपी कर दो इसको।